नाज़रीन, प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पावर शो किया लाहौर के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान आज यहां पर आए। एक धुआंधार तकरीर की, जो नॉर्मल तकरीर है वो करते हैं उससे थोड़ी सी लंबी तकरीर की, लेकिन कहा जा रहा है इंप्रेसिव तकरीर थी। ऐसी गर्मी के अंदर जब दोपहर के वक्त तकरीबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड 44 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर के अंदर टेम्परेचर था, उसके बावजूद शाम तक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान तकरीर कर रहे थे उस वक्त भी 36 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर था, जो कि काफ़ी गर्म था। लेकिन इसके बावजूद देखा जा सकता था कि जहाँ से पंडाल शुरू होता है वहाँ से लेकर हॉल रोड के चौक तक, माल रोड के ऊपर हॉल रोड के चौक तक, वहाँ तक काफ़ी ज़्यादा आवाम मौजूद थी। खान साहब की गुफ्तगू सुनने के लिए आई हुई थी और खान साहब की तकरीर के अंदर एक बार फिर उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफ़े का मुतालबा किया। उन्होंने कहा मैं करप्शन का खात्मा चाहता हूँ, मैं मुल्क में इंसाफ लाना चाहता हूँ। आवाम को जब मैं कॉल दूंगा रायविंड जाने के हवाले से, आवाम को मेरी कॉल पर लब्बैक कहना पड़ेगा और उसे आना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कॉल आवाम तक पहुँच पाई है? क्या पहले भी 30 अक्टूबर की तरह लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, लेकिन उसके बाद जब इंतखाबात का रिजल्ट सामने आया तो वो कुछ और था? क्या आज का भी ये जलसा आगे जाके सपोर्टर को वोटर में कन्वर्ट करेगा या नहीं? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ 3 मुख्तलिफ ओहदेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं। फैसल जावेद खान साहब, जिनकी आवाज़ आप सुनते हैं, जो कि जलसों के अंदर एक गरमाने वाली स्पीचेस भी करते हैं और काफ़ी धुआंधार उनका लहजा है। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है, पंजाब से प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं और लाहौर के अंदर वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर लाहौर और पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से एक अहम नाम। लाहौर के अंदर कितना बड़ा ये पावर शो था? सबसे पहले मेरे ख्याल में शफकत महमूद साहब सबसे सीनियर हैं, सबसे पहले उनसे पूछते हैं। शफकत साहब, कितने मार्क्स देंगे 10 में से आज? मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा जलसा था। जब फैसल ने कहा कि लाइटें दिखाएं तो आपने देखा कि हद्दे नज़र तक लोगों ने लाइट नाज़रीन, प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। आपको खुशामदीद कहेंगे इस प्रोग्राम से। लाहौर से आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज यहां पर पावर शो किया और इमरान खान आए और धुआंधार एक तकरीर की, एक तवील स्पीच थी जिसके अंदर एक बार फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफ़े का उन्होंने एक बार फिर मुतालबा कर दिया। और इसके साथ साथ आज की जो एक अहम बात थी वो ये थी कि लाहौर के अंदर इस गर्मी के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लाहौर के शहरी आके खान साहब की तकरीर उन्होंने सुनी। और जब वो तकरीर हो रही थी तब भी 36 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर था, लेकिन इसके बावजूद कोई भी शख्स वहाँ से हिला नहीं। खान साहब की गुफ्तगू पूरी सुनी। खान साहब जब गए उसके बाद उन लोगों ने पंडाल से बाहर का रास्ता देखना शुरू किया। लेकिन अहम बात यह है कि इससे पहले भी 30 अक्टूबर का जब जलसा लाहौर शहर के अंदर हुआ था तब भी आवाम की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आई थी, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो वो सपोर्टर वोटर में कन्वर्ट नहीं हो सका। क्या अब लाहौर का यही सपोर्टर वोटर में कन्वर्ट होगा? ये सबसे अहम सवाल है। इसी पे मजीद बात करेंगे। फैसल इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वलीद इकबाल साहब, फैसल जावेद साहब और सादिया सुहेल साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। इसी पे हम बात करेंगे इनसे कि क्या सपोर्टर वोटर में बदलेगा या नहीं। आप बड़े धुआंधार तरीके से बोलते हैं कि सपोर्टर वोटर में बदलेगा या नहीं बदलेगा? वो नून का और जुनून का जो मुकाबला है वो आगे हद तक अब किसने जीतना है? जिस तरह आपने नाम बदल दिया, सपोर्टर भी बदलेगा। लेकिन आपके ये सब गर्मी का कसूर है। अभी तो आप ये देखें ये लोग निकले क्यों हैं? ये करप्शन के खिलाफ निकले हैं, ये नवाज शरीफ के खिलाफ निकले हैं, ये एहतसाब के लिए बाहर निकले हैं। ये बुनियादी चीज़ है। लोगों ने फैसला कर लिया, पाकिस्तानी अवाम ने, कि वो एहतसाब चाहते हैं। इस्लामाबाद में भी रिकॉर्ड पब्लिक निकली है और आज लाहौर में आपने देखा रिकॉर्ड पब्लिक निकली है। वज़ीर आज़म साहब में अगर थोड़ी सी भी हया हो, कंडीशंस अप्लाई, तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। पब्लिक उनके खिलाफ बाहर निकल आई है। इतनी पब्लिक, चाहे वो 50,000 भी क्यों ना हो, तो उसके ऊपर इस्तीफ़ा दे दे वज़ीर आज़म। नहीं, इस्तीफ़ा इस चीज़ पे दें जो पनामा ने बीमारी हुई उन्हें, पनामा बीमारी पे इस्तीफ़ा दें। पनामा जो है वो अभी तक एक कन्विक्टेड बीमारी नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। वो एक खबर आई है, अभी उसके ऊपर एक कमीशन बनेगा, वो कमीशन अपनी तहकीकात करेगा, बात उसके बाद आगे जाएगी। अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें, इम्पार्शियल हो। आप इम्पार्शियल होते हैं फिर एहतसाब के लिए पेश करते हैं। और आपको एक स्पीच याद होगी मियाँ साहब की, जब गिलानी साहब पे ये चल रहा था तो उन्होंने कहा गिलानी पहले अपनी सीट से उतरो, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करो, अगर तुम बेगुनाह साबित होगे फिर प्राइम मिनिस्टर आ जाना।
और अगर गुनहगार साबित हुए तो फिर तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो ये फॉर्मूला तो इन पर भी अप्लाई होना चाहिए। वलीद इकबाल साहब चूँकि लाहौर के अंदर ही रहते हैं, लाहौर के दिल की धड़कन को वो जानते हैं, लाहौरिये क्या सोचते हैं, कुछ उससे बात। वलीद साहब, ये सारी बातें पहले भी तो हो चुकी हैं। जब आप लोगों ने 126 दिन का धरना दिया था तब भी आपने ये सब कुछ, इनका पैसा बाहर, इनके बच्चे बाहर, इनके फ्लैट बाहर, लेकिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात हुए, लाहौर से मुस्लिम लीग नून स्वीप कर गई। इसका मतलब आपका वो 126 दिन का धरना जो था वो आवाम ने रिजेक्ट किया। देखिए जी, लाहौरियों का दिल किस तरह धड़कता है उसका तो मैं ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि आज, और बल्कि मैं आपके चैनल की वसातत से अपने तमाम कारकुनान का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि मैंने और मेरी टीम ने दावत दी भी थी उनको कि लाहौर के 10 नेशनल असम्बली के हल्कों में से गुलबर्ग में इकट्ठे हों, मेन बुलवार्ड पे, और वहाँ पे शौकत महमूद साहब ने भी हमको ज्वाइन किया। हमारा काफ़िला जिसमें सैकड़ों गाड़ियाँ, पोस्टर्स, सैकड़ों मोटर बाइक्स, पूरे 10 हल्कों से, वहाँ हमें 3 घंटे लगे वहाँ से यहाँ। और उस वक्त टेम्परेचर जब 4 बजे हम इकट्ठे हुए थे, दर्जा हरारत 44 या 45 डिग्री था। तो इससे एक तो जोश जज्बे का अंदाज़ा होता है। और फिर यहाँ पे जो क्राउड था उसको देख के, ये जो तहरीक इंसाफ की 20 साल की स्ट्रगल की हमारी आइडियोलॉजी, हमारे नज़रिए के साथ जो अक्कासी उसकी हुई है और जिसके साथ हम आहंगी दिखाई है हमारे लाहौर के अवाम ने, वो 2 ख़ास बातें हैं। नंबर 1 कि करप्शन को मिटाना है, नंबर 2 कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून एक तरह का हो। ये नहीं कि वज़ीर आज़म के लिए कानून कुछ और है और एक आम शहरी के लिए कुछ और है। वलीद साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे काफ़ी हद तक तनकीद करते रहे हैं। आप उन लोगों में से शामिल हैं जो कि सेटअप से काफ़ी हद तक खुश नहीं थे। पिछले जो मैं आपके जो बयान पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अब लगता है काफ़ी हद तक वो नाराज़गियाँ अब शायद दूर हो गई हैं। और वो जो इलेक्टेबल्स की एक सियासत थी, बार बार ये कहा जाता था इलेक्टेबल्स जो है वो छा चुके हैं पार्टी के अंदर, अब आपकी वो सारी कंप्लेंट खत्म? नहीं, मेरी कोई कंप्लेंट थी ही नहीं। एक्चुअली एक किसी मौके पे सितंबर 2015 में किसी की और की कंप्लेंट, कोई हमारे पार्टी के पुराने कोई साबिक हैं कारकुन अकबर बाबर साहब, उनकी कोई कंप्लेंट को मेरे नाम से मंसूब करके नशर कर दिया गया टीवी पे। मैंने उसकी उसी वक्त तरदीद कर दी थी। उसके अलावा कोई मुझे और फुटेज दिखाए हैं, कोई तकरीर, कोई मरासला, मैंने कभी कोई किसी किस्म की मुझे कंप्लेंट रही नहीं। और मुझे कोई कंप्लेंट हो तो मैं उसको इंटरनली सेटल करने के, और हमारे तो पार्टी में सिस्टम है जमहूरियत का, ये थोड़े से मुलतवी है, आम इंतखाब हुए क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है हमारी पार्टी के अंदरूनी इंतखाब। मैं उसमें शरीक होकर अपने पॉइंट को, और वो एक बार फिर डिले हो गए और आपकी पार्टी के वो अंदरूनी इंतखाबात जिन्होंने करवाने थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। बहरहाल जी, अंदरूनी इंतखाब अभी भी एक इलेक्शन कमीशन है, हमें उन पर एतमाद है और हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए जब भी वो हो। अभी फिलहाल हमारी हमारी प्रायोरिटी अभी ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसके ऊपर फैसल आप भी बताइएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कहते हैं कि भाई अभी आपकी पार्टी के अंदर इतनी दरारें हैं, आपके यहाँ पे एक चौधरी सरवर ग्रुप बना हुआ है, शौकत महमूद साहब ग्रुप बना हुआ है, और वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ खुल्लम खुला बयान दे रहे हैं। और आप चाहते हैं तो मैं रिपीट कर देता हूँ ऑन एयर के उन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सब कुछ हो चुका है। लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म के इस्तीफे तक इतना सवेर एक स्टांस दे देना, पहले अपनी पार्टी तो सीधी कर लें। अमेरिका में भी जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, तो वो आपस में इलेक्शन जब कम्पीट कर रहे होते हैं उस वक्त अपनी अपनी कैंपेन चलाते हैं और फिर इकट्ठे काम भी करते हैं। आपके सामने हिलरी क्लिंटन के मुताबिक वो फिर इकट्ठे काम भी करते हैं। और जब पार्टी में इलेक्शन होगा तो कंपटीशन की फिजा तो होगी, और ये हुस्न है कंपटीशन होना और चीज़ है, कंपटीशन होना और चीज़ है, एक दूसरे पे इल्जामात लगाना और चीज़ है। आप दोनों, मिसाल के तौर पे आप दोनों आपस में खड़े हैं, आप दोनों पॉलिसीज़ के ऊपर आपस में इख्तलाफ कर सकते हैं कि किस शख्स को कितना बड़ा ओहदा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन जब आप ये कहें कि इनकी सियासत पैसे पे चलती है और वो आपके ऊपर ये इस किस्म के इल्ज़ाम लगाएं, तो ये इख्तलाफ बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखिए मंसूर साहब, आप सवाल भी कर रहे हैं, साथ में बहुत लंबा जवाब भी दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त पार्टी के अंदर यूनिटी है, पार्टी में सब मुतहद है। आपको नजर आ रहा है, आपने स्टेज देखना था, स्टेज देखिए आप, हमारी पार्टी यकजा है इस वक्त, और इस वक्त हमने मुकाबला करना है करप्शन का, और करप्शन को यहाँ से उठा के बाहर फेंकना है, और जो करप्ट हैं उनको सजाएं दिलवानी है, एहतसाब करवाना है। ये बड़ा इशू है। तहरीक इंसाफ के अंदर कोई दरारें नहीं है इस वक्त, सब यकजा हैं, एक होके इमरान खान की क़यादत में मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, ये इस बार एक बार बात आ रही है कि भाई ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निस्बतन पिछले केस से, जो कि धांधली के हवाले से केस था, उससे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी शायद वो जैसे कहते हैं ना, दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। ऐसा लग रहा है जैसे उस एक्सट्रीम एंड तक नहीं जा रही, इस्तीफे का मुतालबा कर रही है लेकिन धरने की कॉल नहीं दे रही। खान साहब भी बार बार अपनी तकरीर में कह रहे हैं हाँ धरना देंगे, रायविंड में जाएंगे, लेकिन जब मैं कॉल दूंगा।
क्या बात है, किसी बात की हिचकिचाहट है, कुछ सेंस कर रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, आवाम का मूड कैसा है? नहीं जी, मैं इस पर वजाहत करता हूँ। और दूसरी एक और बात, आपका पिछला एक सवाल जो था कि 126 दिन का हमने धरना दिया, उसको क्या बात उसकी भी कंपेयर कर रहे हैं ना, और उसके बाद अवाम ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। ऐसा नहीं हुआ था। एक जुडिशल कमीशन बनी थी जिसका फैसला हमारे हक में नहीं हुआ, लेकिन उस जुडिशल कमीशन ने अपना 3 पॉइंट्स पे फैसला देने से पहले इस बात का वाज़ेह तज़किरा किया है कि तहरीक इंसाफ जस्टिफाइड थी अपना ये मुतालबा करने में, अपना ये एहतजाज करने में और एक कमीशन बनवाने में। ठीक है। बहरहाल उसमें जो कुछ आपने जो एक मुहावरा इस्तेमाल किया वो दूध का जला वाला, बात ये है कि उसमें कुछ कमीशन ने भी एक काफ़ी महल उजलत में एक सारी कार्रवाई की, और दूसरा ये कि सारा बोझ जो था साबित करने का, बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको कानूनी ज़बान में कहते हैं, वो तहरीक इंसाफ पर डाल दिया। हालांकि हमने उस ऑर्डिनेंस में वाज़ेह तौर पे इतने इख्तियारात दिलवाए थे उस कमीशन को। वो FIA को कॉल कर सकती थी, ISI को कॉल कर सकती थी, IB को कॉल कर सकती थी, नादरा को कॉल कर सकती थी, FBR को, सारे इख्तियारात, उन्होंने कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। आप बताएं, ये जो आप बात कहते हैं, एक मिनट मुझे लेट मी प्लीज हैव सम क्लैरिटी। जब आप ये बात कहते हैं कि जी क्योंकि हमने ये डिमांड की है इसलिए हर सिक्योरिटी एजेंसी को बुला लें, वो बस जो आपकी डिमांड है उसको पूरा करें, एक प्रोसेस है। अगर रिगिंग का प्रोसेस है, जुडिशल कमीशन अगर उस पर बनता है, उनको काम करने दें। पनामा लीक्स का अगर मामला है तो आप लोग मिसाल के तौर पे TORs के ऊपर आप लोग एतराज़ करते हैं कि TORs जो हैं वो आप लोगों की मर्जी से नहीं बने। उसके अंदर ये बात साफ साफ कहा गया, जुडिशल कमीशन अगर ये फैसला करता है कि किसी फॉरेन कंपनी से, फॉरेंसिक कंपनी से इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो वो करवा सकती है, तो फिर लड़ाई किस बात की? हाँ जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस पिछली कमीशन ने ये किया, हालांकि साबित करने का बोझ किस पे है, वो ऑर्डिनेंस जो खास बना था वो खामोश था। उस पर कमीशन ने माकूल समझा कि वो हमारे पे सारा बोझ डाल दे, क्योंकि जी PTI ने वो वायदा किया गवर्नमेंट से, PTI पे बोझ है। हालांकि हफीज़ पिराजा साहब ने भी इसके खिलाफ आर्ग्यू किया, एतजाज़ एहसन साहब ने भी इसके खिलाफ आर्ग्यू किया इस केस में। बल्कि मुझे बड़ा इत्मीनान और तसल्ली है, अभी 4-5 रोज़ पहले मैं इमरान खान साहब के साथ में खाने पर मौजूद था, 7-8 मुशीर थे, और उसमें मैं ही वाहिद वकील बैठा हुआ था। तो ये TORs के हवाले से कोई बात हुई तो उन्होंने ये कुछ मशवरा मांगा कि जी मैं तकरीर में, एक TOR तो बड़ी टेक्निकल सी कानूनी चीज़ होती है, आसान बात जो समझाने वाली मैं तकरीर में कर सकता हूँ, TORs के हवाले से वो कुछ बताएं। खुद ही उन्होंने 1-2 बातें की और मैंने मौके पे उनको ये कहा कि जी ये दोनों बातें जो आपकी हैं ये कानूनी तौर पे भी और पॉलिटिकली भी बिल्कुल दुरुस्त है। और आज दोनों बातें, मुझे बड़ा इत्मीनान है कि दोनों बातें उन्होंने अपनी तकरीर में की। पहली बात ये कि एहतसाब होगा, 200 लोगों का भी होता रहे, लेकिन पहले वज़ीर आज़म का होगा। इसकी क्या जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। इसकी क्या वजह? जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। मैं ये तो अर्ज़ कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म है वो मुल्क के, पहली बात। दूसरी बात ये कि साबित करने का बोझ जो वो हमारा पिछला तजर्बा जो था, अब अगर वज़ीर आज़म ने, उनके बच्चों ने किसी ना किसी एक तरीके से अगर तस्लीम कर लिया असासों का बाहर होना, तो फिर ये बोझ के ये जायज़ तरीके से हासिल किए गए थे वो साबित करना वज़ीर आज़म पे होगा। वो इल्ज़ाम लगाने पर वो मैं अर्ज़ करता हूँ, क्यों? ये आपके हमारे अपने कानून में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 सेक्शन 14 में भी ये है कि एक बुनियादी बात अगर तस्लीम हो जाए तो फिर बोझ जो होता है साबित करने का वो पार्टी के ऊपर चला जाता है। एक मिनट, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि बुनियादी बात क्या है। बुनियादी नहीं, बुनियादी बात तस्लीम कर लेना, नहीं बुनियादी बात एडमिट कर लेना। नहीं, बुनियादी बात यहाँ पे ये नहीं है कि असासे बाहर है। बुनियादी बात नहीं, और पोशीदा आई डिसएग्री, और आई डिसएग्री, आई डिसएग्री ना सर, नो नो, एक मिनट इस बात को मैं क्लियर, पहले मैं 1 मिनट सिर्फ इस बात को, यहाँ पे बुनियादी बात ये है कि असासे बाहर है और गैर कानूनी है। नहीं, और गैर कानूनी है। जब ये गैर कानूनी पे आते हैं, ना होना साबित करना वज़ीर आज़म के, उनकी फैमिली नहीं, इसका गैर कानूनी होना आपके ऊपर साबित हो, ये तो मेरा आपके ऊपर आता है। इस केस में क्यों आपको ये कर रहा हूँ, ये कानूनी बात है, सीधी। और इमरान खान साहब ने डिमांड भी है। अच्छा, एक और चीज़, आखिरी बात वो ये है कि इस बार आप फर्क देख रहे हैं, हमें बड़ा यूज़ किया गया कि जी आप सोलो फ्लाइट, इस बारी हम इस पर इत्तफाक राय सारी इमरान खान साहब ने कल सारी पार्टीज अपोजिशन की मिल रही हैं, और ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज से बल्कि प्रोफेशनल बॉडीज से, आप बार एसोसिएशंस ले लें, बार काउंसिल्स ले लें, और दूसरे लेबर की आज बात, पहले शुरू की लेबर डे था, अलामती तौर पे उनकी भी बात की, तो सबसे मुत्तफिका तौर पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इज नॉट स्टैंडिंग विद यू। वो कहते हैं हम एजुटेशन नहीं करेंगे। वो एजुटेशन नहीं, बट वो ये TORs के इशू के ऊपर, TORs किस नौयत के होने चाहिए वो हमारे साथ है। हाँ, ठीक। और ऑपोजिशन वालों के साथ भी इसी पे बात हो रही है। अच्छा, ऑपोजिशन के अंदर भी देख लीजिए कि वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, लेकिन जरदारी साहब की तरफ से कोई भी मुतालबा नहीं आता। एंड यू नो, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असल शो कौन रन करता है। देखिए, इस वक्त मैं आपको बताऊं, ये तो सीधी चीज़ है। इनकी अगर आप टैक्स डिटेल्स उठा के देख लें, इतनी आमदनी कहाँ से हुई है जब टैक्स, ये इन्होंने एक दफ़ा कुछ 4 रुपये भी टैक्स दिया, और कभी कुछ 600 रुपये टैक्स दिया, कभी 2 लाख टैक्स दिया। अगर आप ये टैक्स देखें, और उस दौर में इनकी कंपनियाँ लगी बाहर,
ऑफशोर कंपनियां बनी, उस दौर में इतनी दौलत इन्होंने। देखिए सीधे से 5 इल्ज़ाम हैं पनामा लीक्स के थ्रू मियां साहब ने। एक पर्जरी, इन्होंने इलेक्शन कमीशन में झूठ बोला, गलत बयानी की, उस पर ये फारिग हो जाते हैं। नंबर 2 इन्होंने एसेट्स, हाइडिंग ऑफ एसेट्स। नंबर 3 इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। नंबर 4 इन्होंने करप्शन की और टैक्स एवेजन। ये इतने बड़े इल्जाम हैं और कहें जी प्राइम मिनिस्टर कुछ ना करे और दूसरों पे शुरू हो जाए, ये गलत है। नहीं, ये जो दूसरी वाली बात है ना, नहीं, ये तो मैं स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। जब प्राइम मिनिस्टर करप्ट होगा, नीचे सब करप्ट होंगे। आपको ऊपर ईमानदार, ऊपर आपको ये अवाम निकल चुकी है। इमरान खान ने साबित कर लिया है, इमरान खान ने मोबिलाइज कर दिया है पाकिस्तानी कौम को कि वो करप्शन के इशू पे बाहर निकल गए। नंबर 1 वैसे एक बात बताएं, पाकिस्तान तहरीक नंबर 1 इशू करप्शन, नंबर 2 इशू करप्शन और नंबर 3 इशू भी करप्शन। हो गया करप्शन नहीं खत्म हुई। ये तो मुझे एक बात बताएं, आप लोग इस बात से क्यों इतना हिचकिचाते हैं कि ये सारा एहतसाब इकट्ठा शुरू हो? कोई मतलब कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे पार्टी के देखिए, किसी भी मुल्क का एक तरीक़ेकार होता है। जो सबसे पहले जो सरबराह होता है वो जवाबदेह होता है, उसके बाद सफाई भी ऊपर से शुरू होती है और करप्शन भी ऊपर से शुरू होती है। आपका पीएम, आप देखिए दूसरे ममालिक में जब ये पनामा लीक्स के हक़ाइक़ सामने आए तो उन्होंने अखलाकी तौर पर जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इस्तीफे दिए। यहाँ आप चाहते हैं कि अगर हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये PTI वर्सेस नून लीग नहीं है, ये पाकिस्तानी आप लोगों ने बना दिया है। आप लोगों ने इसको PTI वर्सेस PMLN बना दिया है। देखिए जो यहाँ आए थे वो सारे PTI वर्कर नहीं थे, वो पाकिस्तानी आवाम थी जो दिन में रेडी लगा के मेहनत मजदूरी करके कर्ज अदा। ये क्या बात हुई? ये आपने कार्ड पे उतना ही टैक्स अदा करता है जितना कि एक मजदूर। ये सारे के सारे जो जलसागाह में मौजूद थे, ये आप कारकुन थे ना? कारकुन पाकिस्तानी नहीं है तो होते। और उसके अलावा आम आवाम नहीं थी, क्या वो टैक्स नहीं देते? और इनके पैसे खा खा ये तो एक बड़ी ग्रे बात है। किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? इमरान खान ये बात 20 साल से कर रहे हैं, इनकी जायदादें बाहर, इन्होंने करप्शन का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग, इसाक डार का अपना एफिडेविट है, ये चीजें साबित हुई है मियां साहब, साबित हुई है। तहरीके इंसाफ की चीज जो है अल्लाह अल हक है, वो निकल आई सच पनामा लीक्स में। अच्छा वैसे पनामा लीक्स में निकल, सुनिए ना, एक बात हमने कुछ थोड़े बनाया नून लीग की, हमने लीक्स, हमारे PTI लीक्स नहीं है, ये पनामा लीक्स है। लेकिन तहरीके इंसाफ कहती रहेगी बात की इस किस्म के, और अल्लाह के अल्लाह ने साबित किया कि मैं आपसे इस बात से भी इख्तिलाफ करती हूँ कि जो आपने कहा कि 30 अक्टूबर का जलसा हुआ, लोग निकले ये, लेकिन सपोर्टर वोटर में कन्वर्ट नहीं हुआ। सॉरी टू से सपोर्टर वोटर में कन्वर्ट हुआ, वोट भी डले, लेकिन वोट कहाँ गए? क्वेश्चन ये है। बल्दियाती इंतखाबात में क्या हुआ? बल्दियाती इंतखाबात में भी होता है, जब एक ही चीज होती है, ये सारा कुछ आपके साथ भी होता है। मैं MP हूँ, मैं जानती हूँ जो इनका पूरा नेटवर्क है जिसके अंडर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, थोड़ा सा पीछे वो आपके कैमरे में नहीं आ रहा, वो इनके घर के लौंडे हैं जो इनसे मराते लेके जाके ओहदे हासिल करते हैं, वो इनके खिलाफ कैसे इलेक्शन करवाएंगे? ये मुझे एक बात बताएं, अगर आप लोगों का यानी कि जो नेटवर्किंग है लाहौर शहर के अंदर वो इतनी वीक है कि आप लोग ये रोक भी नहीं सकते? देखिए नेटवर्किंग वो 25-30 साल से हुकूमत में। मैं अब आपको एक बात ये ऑनर में बोलने लगा हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात जब हो रहे थे, मैं लाहौर शहर के अंदर ही था और मैं कवरेज कर रहा था। 11-12 बजे का टाइम था, आपके एक इलेक्शन सेल के अंदर मैं बैठा हुआ था। आपको पता है वहाँ बहस क्या चल रही थी? वहाँ पे बहस ये चल रही थी कि भाई 12-1-2 बजने वाला है, हमारा तो वोटर ही नहीं उठा अभी तक, ठीक है? और वहाँ पे खुद आपके ओहदेदारों ने ये बात की, एक मिनट मैं बात सुने, आपके खुद ओहदेदारों ने ये बात की कि हाँ यार हमारा वोटर तो वैसे ही वो 1-2 बजे आराम से, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, आराम से उठेगा और उसके बाद आएगा। ये प्रॉब्लम्स हैं आपके नेटवर्क्स में, आप उसको मानते क्यों नहीं है? प्रॉब्लम हो सकते हैं, हर दफा धांधली का इल्जाम, धांधली नहीं। देखिए मैंने अपने वोटर को सुबह 7 बजे लाइन में खड़ा देखा, और उन नौजवानों को जो सुबह वाकई 11 बजे तक नहीं उठते, उस हमने तबके को उठाया है जो सियासत में आना, वोट डालना ही समझते थे कि तो ये गरीबों मजदूरों का काम है, हमारा तो काम नहीं है। हमने जो चेंज लेके आए हैं, जो तब्दीली का खान साहब ने 20 साल में जो लोगों में शऊर पैदा किया है, आप मान लीजिए कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज आप एक आम बंदा VIP के भुट्टो साहब के दौर में था ये जो मैंने आज कम से कम इस जलसे के हवाले से मैं ऑनर एक बात जरूर कमिट करूंगा, और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि आज इस गर्मी के अंदर जो जेंट्री, जिसे लफ्ज इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जो जेंट्री मैंने देखी है वो इस गर्मी में नॉर्मली घर से एयर कंडीशन कमरों से बाहर नहीं निकलती, लेकिन आज थी, मुझे वो नजर आई है। लेकिन अगेन जिस दिन इलेक्शन डलता है उस पर हर बात की अपनी वीकनेस का इल्जाम जो है वो धांधली पे मत डालिए, मान लीजिए कोई अपनी भी कमजोरी है। मंसूर जी सीधा है, हमने क्या कहा कि 4 हल्के
वो चारों में धांधली निकल अच्छा, आई। सुने नहीं, चार हमने नहीं चार कहा, हल्के। सुने, मंसूर जी साहब सुने ना, नेशनल असेंबली के अंदर कितनी मंसूर सीटें? भाई मेरी बात नेशनल सुने, असेंबली के अंदर कितनी 21 सीटें? पार्टीज ने कहा, 21 सियासी पार्टियों ने कहा धांधली हुई। आप मुझे बताएं, कैमरे में देख के बताएं, बड़े साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, और इलेक्शन के निजाम को तब्दीली नहीं करना चाहिए, इसी तरह चलना चाहिए। कह सकते हैं आप हमारे यहाँ इलेक्शन का फरसूदा निजाम 20 करोड़ का, 20 करोड़ का आपका मुल्क है, 20 करोड़ का आपका मुल्क है, 20 करोड़ का आपका मुल्क है, साथ आपका पड़ोसी मुल्क 1 अरब की आबादी है, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं वहाँ पे भी कंप्लेंट्स आती हैं धांधली की, नहीं आती क्या? पूरे 1 अरब की जो आबादी है उसमें से धांधली की कंप्लेंट्स आती हैं। वो क्या करते हैं? वो वहाँ पे क्या, वहाँ पे धरना दे देते हैं? मैं आपको थोड़ी तसल्ली देता हूँ। अब तीनों एक पार्टी के बंदे खड़े हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे भी सारे आप ही के हैं। मुख्तलिफ सी बात मैं ये तस्लीम करता हूँ कि हमारे लिए एक चैलेंज है, हमारे लिए एक इम्तिहान है कि जिस कसरत से आवाम हमारे जलसों पे आती है उतने वोट बैलेट बक्सों से भी निकलें। और मैं सबको जो आए हैं आज, मैं आपके कैमरेज को मुखातिब करके आपके व्यूअर्स को, आपको सबको दावत देता हूं कि प्लीज़ आप जलसों पे आते हैं, आप भरपूर तरीके से अपना पोलिंग स्टेशन पे भी इलेक्शन डे वाले और हम इंशाल्लाह लाहौर से शुरू करेंगे। मैं ये आपको वादा कर रहा हूँ। क्या लाहौर से शुरू करेंगे, दिखाना आपको कि किस तरह ये जो कहते हैं ना हमारे किला है, अभी एक सीट मिली थी यहाँ पे, अब देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए, ये अवाम की कितनी बड़ी तादाद, सुने, अवाम की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पे। ज्यादातर लोगों से आप बैठ के बात करें, वो कहते हैं हम मेट्रो के अंदर सफर करते हैं बड़ा मजा आता है, एयर कंडीशन चलता है, वो कहते हैं हमें एयर कंडीशन में मजा आता है। और आप देखें, ये अभी एक बात हुई, मैं आपको बताता हूँ, ये जो बात है ना कि ग्रांड टैक्स जो देते हैं सबको पता है, और टैक्स देता कौन है ये भी थोड़ा सा आप सोचें ना, आपके व्यूअर्स भी सोचें। टैक्स गरीब आदमी देता है हमारे मुल्क में, वो भला कौन? जब वो एक रेडी वाला, एक दुकान वाला जब दिन के 1000-700 रुपए कमाता है, घर जाता है 400-300 रुपए टैक्स में चले जाते हैं। साबुन खरीदता है टैक्स देता है, माचिस खरीदता है टैक्स देता है, और दाल खरीदता है, और घी खरीदता है, तेल खरीदता है, टैक्स देता है। सिम में बैलेंस डलवाता है तो 100 बैलेंस डलवाया, 65 रुपए का जो मैसेज आता है 35 रुपए टैक्स में जाता है। और इमरान खान जब वजीर आजम बन जाएंगे तो 100 रुपए का जो वो कार्ड डलवाएगा तो 65 नहीं आएंगे। ये अर्ज कर रहा हूँ क्या कितने आएंगे बताएं, आप बताएं कितने आएंगे? गरीब मुल्क है कि अमीर लोगों का बोझ भी गरीबों ने उठाया। सरकार मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, लोग सुन रहे हैं 100 का कार्ड लेंगे तो 65 आएंगे या 75 आएंगे, बताएं। ये उस वक्त की जो क्रिटिसाइज कर दिया आपने। 65 आए या 75 आए, ये होगा कि जितना टैक्स गरीब दे रहे हैं ना उससे ज्यादा टैक्स अमीर देंगे, ये पहली बात होगा। ये अभी नहीं हो रहा, ये अभी नहीं हो रहा। ये एक बड़ी आप जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी गरीब जितना दे रहा है उतना आपको, हाउ डू यू नो कि अमीर नहीं दे रहा है? आप किताब ले लेना, एफबीआई से आपने स्टैटिस्टिक्स देखी है कि इनडायरेक्ट तरीन साहब से भी ले, ये इनडायरेक्ट उनको पता कितना टैक्स दिया, कुछ 6-7 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं साल का, आपको पता है? हाईएस्ट टैक्स पेयर है पूरी पार्लियामेंट में। अच्छा, उस पे इल्जाम आप जो मर्जी लगाएं, लेकिन ये बात तस्लीम करें, आप देखें उनके इल्जाम सिर्फ सबूत के साथ लगता है। के गोशवारे देखें कि टैक्स उन्होंने और उनकी कंपनीज ने कितना दिया, करोड़ों रुपए में टैक्स दिया उन्होंने। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि असल जिनके ऊपर टैक्स का बोझ, जो हमारे सारे टैक्सेस जो हैं वो इनडायरेक्ट, ये जो आपकी रोजमर्रा की अशिया के ऊपर लगे लगाए आते हैं, वो उसका बोझ गरीब आदमी पे कहीं ज्यादा पड़ता है अमीर लोगों से। और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, अमीर लोग तरह तरह की डिवाइसेस बना के वो उसको अवॉइड करते हैं। पता है बात क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो अपोजिशन में होती थी ना, मैं 90s की सियासत की बात करूँ, एग्जैक्टली यही उनकी टोन्स होती थी। ये गरीबों का खून चूस रहे हैं, ये इनका भूखा मार रहे हैं, टैक्सेस सारे इनके ऊपर डाल दिए, पेट्रोल महंगा कर दिया, जबकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन लोगों को फिर भी आप लोग ये बात बताते हैं कि नहीं जी ऑयल प्राइसेस जो है वो इन्होंने बढ़ाई है। जब कम होती है तो क्रेडिट दें, फिर उसको वो भी नवाज हुकूमत को क्रेडिट दें। करप्ट को करप्ट ना कहें तो जामा मस्जिद का इमाम कहें, हम क्या कहें इनको? ये करप्ट लोग हैं, करप्ट हुकूमतें हैं। और अगर आप ये बात कर रहे हैं टैक्स नेट जो है ना उसको बढ़ाना है, टैक्स को नहीं बढ़ाना। दूसरी चीज इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करने हैं, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का एजेंडा है। मोबाइल कार्ड पे आप रुक गए, मोबाइल कार्ड पे इतना टैक्स नहीं होगा, लेकिन आजकल एक नया चैप्टर खुला हुआ है पनामा लीक्स, उस पर बात करें। पहली बार पाकिस्तानी कौम को मौका मिला है, इतना जबरदस्त मौका मिला है कि करप्शन को हमेशा के लिए इस मुल्क से उड़ा के। कुछ तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि पनामा लीक्स के मामले पे इतने ज़्यादा, जिस तरह वो टिपिकल पंजाबी का लफ्ज़ नहीं, गुंजल पै गए हैं, वो इतने गुंजल पड़ गए हैं कि वो उसको ट्रेस करना इतना मुश्किल है, कहाँ जाएंगे
90s के अंदर कौन सी कंपनी थी, किस तरह पैसे बाहर गए, इसीलिए किस तरह TOR की करेंगे? अहमियत है। ये TOR और कमीशन की बनावट इसीलिए तो अहम है कि ये मुअस्सर हो सकता है। अब दुनिया भर में देखिए, मैं आपको अर्ज कर दूं, दुनिया भर में ट्रेंड किसी और तरफ जा रहा है। इधर कुछ फिसल फुसल के निकल भी जाए जिस तरह निकलते रहे, दुनिया में जमीन तंग हो जाएगी इनके लिए। करप्शन के खिलाफ अब लहर चल पड़ी है दुनिया भर में। अच्छा, वैसे आपसे ये TOR के हवाले से मैं सिर्फ एक बात जानना चाहूंगा। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर मैं 4 या 5 पूछूं पॉइंट्स क्या हैं, TORs क्या हैं, तो वो क्या है TORs? वो तो बता दिए आज ना। अच्छा। एक ये कि 200 लोगों का एहतसाब अगर आप किसी ऑर्डिनेंस या किसी SRO में डाल दें जो अभी TOR में है, 200 है या 400 है, जितने भी हैं, और 50 साल ये चलता रहेगा, फैसला नहीं होगा। मैं ये बता रहा हूँ कितनी कमीशनें बनी हैं अभी। पहली तो ये बात है, इसलिए 200 लोगों का करें, लेकिन पहले वज़ीर आज़म का। ये एक TOR का पहला हिस्सा। दूसरा कि अब क्योंकि ये तस्लीम हो चुका है कि असासे बाहर इन्होंने बनाए हुए हैं, तो साबित करना इसका बोझ कि ये गैर कानूनी अमलाक से नहीं है, गैर कानूनी आमदन से नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली पे आता है। वलीद इकबाल साहब, और कल पूरा TOR हम लेके जा रहे हैं ऑपोजिशन के पास। जी बिल्कुल, वलीद इकबाल साहब मौजूद हैं और फैसल जावेद साहब और सादिया सुहेल साहब MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ख़वातीन को रिप्रेजेंट करती है। आपने उनकी सोच सुनी, लाहौर की क्या सोच है, पंजाब की क्या सोच है, ये तो आपने जान लिया। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में इस वक्त क्या सोच पाई जाती है, इस पर भी बात करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल ये में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम चेयरिंग क्रॉस लाहौर में मौजूद हैं। आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तस्वीर भी यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जो आज शो किया वो तो था ही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, वहाँ से भी इनके लीडर्स आए और सूबा सिंध से भी, जहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोटी सी बेशक नुमाइंदगी है सिंध असेंबली के अंदर, लेकिन वहाँ से भी चंद अफराद यहाँ पे आए, उनके नुमाइंदे वहाँ से भी मौजूद थे। नाज बलोच साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी मौजूद हैं। शेरियार आफरीदी साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले ये बताइए कि रेजिग्नेशन की कॉल दी हुई है खान साहब ने, कराची क्या कह रहा है? देखिए, कराची की आवाम को जो शऊर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया, उसके बाद कराची की आवाज़ गो नवाज गो ही है। कराची के लोग बड़ा शऊर रखते हैं, उनमें ये बेसिक पॉलिटिकल सेंस और अवेयरनेस है कि एक मुल्क का जब वज़ीर आज़म टैक्स चोरी करता है, एक मुल्क का वज़ीर आज़म जब मनी लॉन्ड्रिंग करता है, एक मुल्क का वज़ीर आज़म जब अपने एसेट्स बाहर मुल्क रखता है और डिक्लेयर नहीं करता, कौम से झूठ बोलता है, तो ऐसे वज़ीर आज़म की पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है। ये कराची की आवाज़ है, इसीलिए मैं भी यहाँ पर आई हूँ नुमाइंदगी कराची की करते हुए। अपनी पार्टी के अपने चेयरमैन की कॉल के ऊपर मैं लाहौर यहाँ पे मौजूद हूँ और आके मैंने देखा है कि जिंदा दिलाने लाहौर ने एक बार दोबारा से जिस तरीके से तहलका मचाया और जिस तरीके से आज आवाज़ें गूंजी हैं जलसे के अंदर, गो नवाज गो की जो बेसाख्ता लोगों की आवाज़ें निकली हैं। वो आप कह रही हैं कराची से आवाज़ आ रही है गो नवाज गो, कराची से कहीं ये आवाज़ तो नहीं आ रही पाक सरजमीन पार्टी जिंदाबाद, मुस्तफ़ा कमाल जिंदाबाद, ये आवाज़ें तो नहीं है कहीं कराची? देखिए, कराची ने अब फैसला अपना ये किया है क्योंकि वो, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ एक बात माजरत कथा कलामी की, वो कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब पहले पतंगे काट रहे थे, अब विकटें गिराना शुरू कर दी। नहीं, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी तो सारी पार्टीज की अच्छी होती है, लेकिन जो लीडरशिप है, हमारी लीडरशिप यूनिटी की बात करती है और एक नेशनल लीडरशिप है जो इमरान खान का खासा है, जो उनकी शख्सियत का एक खासा है, करिश्मा है, उसके अंदर ये भी एक एडिशन है, फ्लेवर है उसके अंदर इस चीज़ का कि जी वो एक नेशनल हीरो है, ही इज़ अ नेशनल हीरो। वो चारों सूबों की बात करते हैं, चारों सूबों को लेके निकलते हैं और सब। देखिए, मैं नहीं कहती मुस्तफ़ा कमाल की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका जमहूरी हक है, वो पार्टी बिल्कुल रख सकते हैं, कोई किसी भी अपनी पार्टी खोल सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, लेकिन जो उनकी बुनियाद रही है पिछले कितने सालों से, वो एक ऐसी सियासी जमात से बुनियाद रही है जिसने हमेशा लसानियत की बुनियाद के ऊपर सियासत की है। आई विश एंड प्रे कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें इमरान खान को फॉलो करती हैं। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो इनकरेजमेंट, वो इंटरेस्ट कराची और सिंध में नज़र नहीं आता जो हमें पंजाब में नजर आता है? खान साहब का क्या सीटों का चक्कर है, सीटें ज़्यादा हैं पंजाब के अंदर इस वजह से, या नून लीग का बेस बेसिकली पंजाब है, यहाँ पे हिट करना है?
देखिए, जिन सियासी जमातों की लीडरशिप सिंध बेस्ड होती है तो उनकी आवाज़ें सिंध में ज़्यादा गूंज रही होती हैं, जो पंजाब बेस्ड होती हैं उनकी पंजाब में ज़्यादा आवाज़ आती है। लेकिन खान साहब की आवाज़ कराची में भी आती है, खैबर पख्तूनख्वा में से भी। आप मैं खैबर पख्तूनख्वा पे भी ज़रा पूछ लूँ, शेर हफीज़ी साहब, ये करप्शन के हवाले से ये मुहिम आप लोगों ने शुरू की, वो शाह महमूद कुरैशी साहब अंदरून सिंध का सारा उन्होंने एक राउंड लगाया। एहतसाब कमीशन का डीजी ये कहता है मेरे पे प्रेशर है हुकूमत का और उसकी वजह से रिज़ाइन कर देता है। करप्शन के खिलाफ मुहिम डेंट नहीं हो जाती उसकी वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। सबसे पहले जी अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र, और फिर उसके बाद लाहौर और पूरे लाहौर से एडजेसेंट जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब का कि अवाम का बहुत शुक्रिया कि जिस नंबर में आए और जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया। अब बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जब एहतसाब की हम बात करते हैं तो दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। पहली एग्जांपल ये कि हमने अपने सिटिंग मिनिस्टर कि जब बात आई किसी ने उसको डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एहतसाब कमीशन के बारे में ये जब जहन में आया सबके और यूनानिमसली कि ये तमाम बोर्ड जो है, बोर्ड जो कमिश्नर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं अलॉन्ग विद डीजी, ये मिलकर जब कोई चोरी करे, चाहे एमएनए हो, चाहे सेनेटर हो, चाहे एमपीए हो, कोई भी हो, ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, अरेस्ट करने के बाद मुतलका स्पीकर को और चीफ सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करना। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह, क्योंकि अगर आपने देखा हो एहतसाब कमीशन में जब एक सेनेटर एएनपी के खिलाफ जब एक्शन लिया गया तो इस्लामाबाद में और नैब ने उनके साथ कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया। हमने इसलिए क्लॉज बीच में डाली कि हार्मनी हो, एक लेवल पर एक पेज पे काम हो। हमें ये मुझे एक बात बताइए, दुनिया के किसी कोने में इस तरह होता है कि पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ एक्शन हो रहा हो और हाउस के लीडर को पहले जाके इन्फॉर्म किया जाए कि जनाब इजाजत हो तो हम ये पहले नहीं, वंस ही इज अरेस्टेड, अरेस्ट करने के बाद मुतलका स्पीकर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो उसको भी इन्फॉर्म करना एज वेल एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस। देखें, ये हम कह रहे हैं। अब मुझे बताएं एक और चीज, उसमें रिव्यू हुआ एहतसाब के बारे में, एक मैसेज कन्वे हुआ। क्या किसी गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को या किसी मिनिस्टर को या खान साहब को ये पावर्स दिए गए? नहीं दिए गए। एहतसाब में हमने मैसेज लाउड एंड क्लियर कन्वे किया कि नो कॉम्प्रोमाइज। और सबसे बड़ी बात, आप पिलडेट और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देख लें जिन्होंने सर्वे किए हैं करप्शन पर, खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस एग्जाम्पलरी रही है। मैं आज चैलेंज से दावे से कहता हूं, डेवलपमेंट के हवाले से भी पिलडेट कहता है पंजाब आगे है। देखें, अगर हमने कमीशन और किकबैक्स करने हो, अगर आप जल्दबाजी में ठेके देते जाएं और उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स ना अपनाए जाएं, और फॉर एग्जांपल एक रोड बनानी है, रोड के लिए ड्रेन्स ना हो, उनकी तमाम प्रॉपर एग्जीक्यूटिंग एजेंसी से तमाम चीज़ों की क्लियरेंस ना हो, और उसके बावजूद आप जल्दबाजी में रोड बना लें तो 6 महीने बाद वो रोड खत्म हो जाती है। हमने मेट्रो चल रही है, मेट्रो यहाँ पे बड़ा रवानी के साथ चल रही है। मैं अभी भी बार बार कह रहा हूँ, लोग कहते हैं मियाँ के नारे इस वजह तो वजन के जरूर के मेट्रो चल रही है और ऑरेंज लाइन बन रही है। देखिए जी, पाकिस्तान की 20 करोड़ की आबादी, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ लाहौर के प्राइम मिनिस्टर हैं? मेरा डिस्ट्रिक्ट कोहाट अभी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। आप लाहौर में खड़े होकर लाहौरियों के सामने बोल रहे हैं? पाकिस्तान, देखिए प्राइम मिनिस्टर की मिसाल एक बाप की है, उसके 4 बच्चे हैं, चारों को उनका हक देना, बीवी को हक देना, बच्चियों को हक देना एक बाप की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा कोहाट जहाँ से मेरा ताल्लुक है, आज तक प्राइम मिनिस्टर ने 1 टका नहीं दिया, 1 टका। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? सबसे ज्यादा कुर्बानी खैबर पख्तूनख्वा की FC पुलिस से दी। क्या एक दफा नहीं, गवर्नमेंट के अलावा ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। देखिए 18th अमेंडमेंट की ये आप शहबाज शरीफ कर रहे हैं, नवाज शरीफ तो नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब हर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। आप इनवाइट करें किसको? प्राइम मिनिस्टर साहब को। प्राइम मिनिस्टर साहब को तो हमने IDPs के लिए बुलाने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए आएं, पुलिस को अप्रिशिएट करें, आपके लिए एक रोल मॉडल पुलिस बन रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, क्या पाकिस्तान की तारीख में ऑनलाइन FIR सिटिंग MPs के खिलाफ, मिनिस्टर्स के खिलाफ FIR कटें? यहाँ पे मॉडल टाउन में बंदे मारे जाते हैं, जब तक हिज हाईनेस चीफ मिनिस्टर आएंगे नहीं उस वक्त तक पुलिस को इजाजत नहीं होती कि आप FIR करवाएं। ये कौन सा कल्चर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? आज खान साहब ने एक मिसाल दी, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। फाटा में जब IDP स्वात से निकले, IDPs जब स्वात से निकले तो BBC के एक रिपोर्टर ने पूछा एक बुजुर्ग से कि आपके क्या एहसासात हैं? उन्होंने मेरे क्या एहसासात हैं, मैं बीवी बच्चों और माल मवेशियों को छोड़ के और सब कुछ छोड़ के निकला हूँ, एक पीछे अपनी अपाइज बेटी को अल्लाह के रास्ते में छोड़ दिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब ह्यूमन डिग्निटी पे काम नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अवाम पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे, ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन करेगा? आज लाहौर की किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको वार्ड के बाहर जमीन पे बाहर बच्चे और औरतें मिलेंगी, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? आप कार्डियक वार्ड में चले जाएं, मैं ये
खैबर पख्तूनख्वा के किसी अस्पताल में ऐसा नहीं है, देखें कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हमें 30 साल नहीं हुए, खैबर पख्तूनख्वा में 3.25 साल हो गए हैं, और मैं चैलेंज से, दावे से, अल्लाह बड़ी बात से बचाए कहता हूँ, कोई करप्शन मांग के दिखाए। अब जो हमने हेल्थ में रिफॉर्म्स की हैं उसकी मिसाल आपको सामने मिलेगी। फ्री मेडिसिन 78 आवर्स जब ओपीडी में होते हैं, फ्री मेडिसिन। एक बात बता, मैं जरा कराची के पास एक दफा फिर से आ जाऊं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी और आपकी सोच, आप मतलब खान साहब की सोच बड़ी आपस में करीब आती जा रही है। आहिस्ता 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 वज़ीर आज़म के इस्तीफे के मुतालबे इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि और भी आगे गठजोड़ होगा। कोई इंतखाबी भी गठजोड़ हो सकता है, या आपके ख्याल में नई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो बार बार जब एक ही आता है, मुलाकातें होती हैं शाह साहब की और एतजाज़ एहसन साहब के साथ, जब वो सारी मुलाकातें होती हैं तो वो सारी तकरीरें याद आती हैं खान साहब की आसिफ जरदारी के खिलाफ, आसिफ जरदारी की खान साहब के खिलाफ, वो सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है। We stand by all those speeches of our chairman. आज भी हम उन्हीं बातों पे कायम हैं। सिंध के अंदर जो अवाम की महरूमी है उसको हम नहीं भूले। थर में मासूम बच्चों का मर जाना, बिलक बिलक के भूख से, फाकों से मर जाना, उसको पीटीआई नहीं भूली, और पीटीआई ने असूलों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यही वजह है कि कराची में एमक्यूएम के खिलाफ खुल के डट के खड़े हुए, शोर मचाया, तो कराची में ऑपरेशन भी हुआ, कराची में अमन भी आया। और एमक्यूएम फिर भी जीत गई। नहीं, कराची में डेफिनेटली जिनके रूट्स जड़ इतने मजबूत हों और जिन्होंने एक रॉ जैसे बैरून मुल्क की एजेंसीज के साथ मिलकर मुलविस होकर जो हथकंडे करते हो, जो क्राइम करते हो मुल्क के अंदर, जो शहर के अंदर वायलेंस करते हो, उनके हाथ बड़े उनके डीप रूटेड उनके असरात हैं मुल्क के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता उखड़ रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं। डॉक्टर आसिम पीपल्स पार्टी के जो है वो उनका एहतसाब हो रहा है, वो तोते की तरह रोज बता रहे हैं। अच्छा, एक क्योंकि हम लोग प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जा रहे हैं, सिर्फ एक जल्दी से ऑल आई वांट टू से इज कि पीटीआई एक ऐसा साफ शफाफ निजाम चाहती है जिसके अंदर हर चोर की पकड़ हो, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, चाहे पीएमएलएन से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, और तहरीक इंसाफ, चाहे तहरीक इंसाफ से हो, चाहे तहरीक इंसाफ से हो, चाहे मुझसे हो, चाहे किसी से भी हो, एक ऐसा निजाम तो लेकर आए ना। लेकिन वजीर आजम कहते हैं चोरी भी मैं की है, डकैती भी मैंने डाली है, तो फिर फैसला भी मैं ही करूंगा। एंज तो नहीं चलेगा मियां साहब। ये वैसे बड़ी अच्छी बात, तो गो नवाज गो की आवाज आज आपके रायवन तक आ चुकी है, तो देखिए ना, ऐसे नहीं चलेगा। और मियां साहब के दरबारी शुरू हो गए हैं। वही बात है, दरबारी दोबारा से खिलाड़ियों का मुकाबला करने लग पड़े। अच्छा, एक बात तो अच्छी हुई है कि आपने लाहौर आके कम से कम थोड़ी सी पंजाबी सीख ली। देखिए, आई लव पाकिस्तान, मुझे बलोची आती है, पंजाबी आती है, सिंधी आती है, पश्तो में सीख रही हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये हाफिज साहब साथ ही खड़े हैं, शायद आपकी हेल्प। हाफिज साहब जल्दी से क्वेश्चन, वो मुझे एक अभी सवाल एक फीडबैक के ऊपर आया कि वो इतने मोटे मोटे चूहे जो खैबर पख्तूनख्वा में आजकल पकड़े जा रहे हैं, कुछ उसका ही कुछ कर लें। देखिए मेरी बात सुने, They say nothing is good or bad, it is the thinking which makes it so. अच्छा, चूहा ही हम इंसान की जो सोच है वो उसकी अक्कास होती है। अब देखें चूहों की मिसाल ये दे रहे हैं, चूहों से ताउन फैलता है। अच्छा, आपने पिम्स हॉस्पिटल में नहीं देखा, पॉलीक्लिनिक में, कि एक बच्चे को एक चूहा काट रहा था? यानी इफेक्टिव मेजर्स लेना गुनाह है। आप इंसानियत के लिए जो चीज गलत है उस पर एक्शन लेना क्या तहरीक इंसाफ की गलती है? बेसिकली देखिए शेरिया हाफिज़ी साहब, एक चीज और बताता चाहूँगा, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल हार्मनी के लिए तमाम सियासी पार्टियों का एक होना बहुत जरूरी है। और एक और चीज, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहना है तो तमाम सियासी पार्टियों को डिलीवर करना होगा। और सबसे बड़ी चीज कि पीपल्स पार्टी ने आज करप्शन के खिलाफ जो आवाज उठाई है, ये पॉजिटिव इनिशिएटिव है, इसको इनकरेज करना चाहिए। आपको अभी से ऑन एयर एक अपने प्रोग्राम के लिए इनवाइट कर देता हूँ। ये जो आपने कहा है ना, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में हार्मनी होना बहुत जरूरी है। कहा कि आपने धरने में भी उस पर सोचा होता, लेकिन करेंगे, इस पर प्रोग्राम करेंगे, मैं और आप बैठ के डिटेल से बैठ के बात करें। शेरिया हाफिज़ी साहब बहुत शुक्रिया, नाज बलोच साहबा आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गुफ्तगू आज आपने इस प्रोग्राम के अंदर सुनी, वो अभी भी इसी बात पे मसर है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को घर जाना चाहिए, गो नवाज गो। लेकिन क्या नवाज गो होगा या नहीं होगा, इसका फैसला तो आपने करना है, या वही 126 दिन के धरने की हम एक लंबी स्टोरी देखेंगे, एक फीचर फिल्म देखेंगे और उसके बाद सब कुछ रैप अप होगा और दैट्स ऑल का एक आखिर में द एंड का साइन आएगा और तालियां बजा के सब घर वापस चले जाएंगे, या वाकई इस बार कोई तब्दीली आने वाली है। प्रोग्राम सवाल ये से अब तक के लेता ही, अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।